नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक की और अपना टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ लिया, पदार्थ सब्सटेंस और मैटर क्या होता है। दूसरा टॉपिक अपना एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि परमाणु को खोजा किसने था। देखो मित्रों, ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, है ना, आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की बात करें, परमाणु संरचना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि परमाणु को सर्वप्रथम खोजा किसने था। तो परमाणु को सर्वप्रथम डाल्टन ने खोजा था। किसने खोजा था? डाल्टन ने। देखो परमाणु मित्रों होता क्या है, मैं बताऊं परमाणु क्या होता है। देखो जैसे हमने पदार्थ पढ़ा था सबसे पहले, तो ये जैसे कि अपना जो मार्कर है ये पदार्थ है। ठीक है, अब जब अपन इस पेन मतलब जो मार्कर है इसको अपन तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते एक अंत में जाकर के एक ऐसी प्रावस्था अपने सामने क्रिएट होती है कि जिसको और आगे विभाजित हम नहीं कर सकते, वह परमाणु कहलाती है। अर्थात ये मार्कर या पेन क्या था? पदार्थ था। इसको तोड़ते तोड़ते एक वो प्रावस्था आ गई जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं ना कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अवस्था जो होती है वह क्या कहलाती है? परमाणु। तो सबसे पहले तो परमाणु की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन कि एटम होता क्या है। ठीक है, एटम की डेफिनेशन। तो मित्रों ध्यान देना, ठीक है, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम प्रावस्था, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम प्रावस्था जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ये एटम की एक जनरल डेफिनेशन हम जो कि पढ़ते हैं। अब बात आती है कि परमाणु को सर्वप्रथम खोजा किसने था। तो मित्रों परमाणु को सर्वप्रथम डाल्टन ने खोजा था। देखो मित्रों मैं बताऊं, देखो डाल्टन तो एक वैज्ञानिक थे, जो कि डाल्टन से पहले बहुत से वैज्ञानिक मतलब बहुत से दार्शनिक आए। ठीक है, जैसे सबसे पहले कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु वह है, मतलब परमाणु वह है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह बात सबसे पहले कणाद ने बताई थी। फिर महर्षि पाकुदा कात्यायन आए और महर्षि पाकुदा कात्यायन भी दार्शनिक थे, उन्होंने भी कणाद की बात का समर्थन किया। ठीक है, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, उनकी बातों का मतलब उन्होंने प्रमाण नहीं दिया था। ठीक है, इस वजह से उनकी बात को हम नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली हम मतलब साइंटिफिक वजह को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब मैं बात कर रहा हूं कि परमाणु की खोज किसने की। ठीक है, परमाणु को सर्वप्रथम डाल्टन ने खोजा। परमाणु को सर्वप्रथम डाल्टन ने खोजा। देखो मित्रों, अब हम बात करें परमाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा? डाल्टन ने खोजा था। देखो अब हम बात कर रहे हैं, है ना, परमाणु। अब बात आती है कि ये परमाणु का आखिरकार आकार होता कितना है। ठीक है, तो मित्रों मैं यही लिख देता हूं, परमाणु का जो आकार होता है, किसका आकार? परमाणु का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, दुनिया की हर एक चीज, कोई भी चीज हो, वो परमाणु से ही मिलकर बनी होती है। परमाणु से अणु बनता है, अणु से फिर पदार्थ बनता है। ठीक है, तो परमाणु क्या कह रहे हैं अपन? परमाणु का आकार, परमाणु का आकार होता है मित्रों 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का। कितनी कोटि का होता है? 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का परमाणु का क्या होता है? आकार होता है। अब मित्रों हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करने वाले हैं। ये बात थी परमाणु के बारे में, जनरल बात थी जो कि मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे मित्रों कि जो परमाणु के लिए, परमाणु को खोजा किसने? डाल्टन ने। परमाणु के लिए डाल्टन की थ्योरी क्या क्या कहती है, डाल्टन की कंप्लीट थ्योरी को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, क्या क्या उसका रिजल्ट निकलता है, फिर क्या उसकी कमियां रही। ठीक है,
ये तमाम बात सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी हेडिंग है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक परमाणु सिद्धांत। देखो मित्रों, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में मतलब 4-5 अच्छी अच्छी बातें बताई, वो बातें हम क्रमवार यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मित्रों, डाल्टन ने यह कहा, पहली बात तो परमाणु की जो डेफिनेशन अपने लिख रहे थे अभी, ये डाल्टन ने भी बताई थी। पहली बात उन्होंने ये कहा था कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम प्रावस्था है जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कही थी। फिर डाल्टन ने दूसरी बात ये कहा था कि परमाणु के रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है और अणु को विभाजित भी हम कर सकते हैं, दूसरी बात कही थी। देखो, पहली और दूसरी बात एक बार नोट करते हैं। पर डाल्टन का पहला सिद्धांत तो पहली बात तो क्या की अपने सिद्धांत में कि परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम, परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम प्रावस्था है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात सुनना मित्रों, दूसरी बात उन्होंने कहा कि परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है और अणु को विभाजित भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि परमाणुओं के रासायनिक संयोग से अणु का निर्माण होता है तथा अणु को विभाजित भी किया जा सकता है, तथा अणु को विभाजित भी किया जा सकता है। ये थी बात दूसरी। देखो मित्रों, तीसरी बात यह है, ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा कि जो परमाणु होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तीसरी बात थी कि परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये तीसरी बात थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की चौथी बात मित्रों ये थी, ठीक है, ये कहा चौथी बात है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु क्या रहता है? सदैव सुरक्षित रहता है। ये डाल्टन की चौथी बात थी। क्या थी चौथी बात? है ना, चौथी बात ये थी कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, ठीक है। क्या कहा कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सदैव क्या रहता है मित्रों? सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये डाल्टन के सिद्धांत की कौन सी बात थी? चौथी।
और पांचवी बात ये थी, देखो मित्रों पांचवी बात ये थी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें केवल परमाणु ही भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु ही भाग लेता है। ठीक है, ये पांचवी बात थी। क्या थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ओनली परमाणु ही क्या लेता है, भाग लेता है। देखो मित्रों ये तो थी डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत था। अब बात करते हैं कि डाल्टन ने ये बातें तो कह दी, 5 निम्नलिखित बातें जो हमने लिखी हैं वो कह दी, इन बातों में क्या कमी रह गई। ठीक है, अर्थात हम कहें तो अब बात करने वाले हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। ये लो हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करने वाले हैं मित्रों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, एक एक कमी की हम चर्चा चलाते हैं। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, डाल्टन ने अपने सिद्धांत की पहली बात यही बताई थी कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अविभाज्य कण है परमाणु। अब मित्रों एक बात बताओ, परमाणु को विभाजित कैसे नहीं कर सकते? परमाणु में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, मेसॉन होता है। ये तमाम कणों को हम डिवाइड तो कर सकते हैं ना। इसलिए ये सिद्धांत की ये पहली बात भी क्या हो गई, उनकी गलत साबित हो गई, ये उसकी कमी रही। ठीक है, क्या रही? परमाणु के भी है ना, मैं कमियां लिख रहा हूं एक एक ही। परमाणु के भी मूल कण पाए जाते हैं। अर्थात परमाणु को क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो देखो डाल्टन की ये पहली बात गलत सिद्ध हो गई। अब सुनना दूसरी बात है। देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, डाल्टन ने ये कहा था कि देखो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन मित्रों एक बात बताओ, जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, वो तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में ही रहती हैं। ठीक है, उनका जो अष्टक होता है वो फुलफिल रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए वो किसी अन्य से रिएक्शन करती ही नहीं है। तो डाल्टन की दूसरी बात गलत सिद्ध हो गई। क्या हुई कि परमाणु, डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अक्रिय गैसें तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, डाल्टन ने ये कहा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनर्ट गैसें तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये लो हम दूसरी बात करते हैं। ठीक है, उनके सिद्धांत की दूसरी कमी। ठीक है, अक्रिय गैसों के परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में, कौन सी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु तो कभी स्वतंत्र होता ही नहीं है, जबकि ये तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी सुनना, देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं, अभी डाल्टन के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन तमाम रिएक्शन में परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपने कभी पढ़ा होगा नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में तो नए परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इस कारण से हम कैसे कह सकते कि परमाणु को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, मॉडर्न फिजिक्स में अपन हर बार करते हैं। ठीक है, तो अगली बात यह है मित्रों कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन के, नाभिकीय अभिक्रियाओं में नए परमाणु भी उत्पन्न होते हैं, नए परमाणु भी
उत्पन्न होते हैं। देखो अब मित्रों, अगर मैं सारे सार की बात करूं तो मैं ये कह दूं क्या कि डाल्टन महोदय आपने तो परमाणु की स्थायित्व को ही नहीं समझा पा रहे हो आप तो, ठीक है, हर बात आपकी गलत निकली है। तो लास्ट की चौथी बात यह है इसकी कमी कि डाल्टन ने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया। डाल्टन ने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया। देखो मित्रों, ये बात थी, है ना, ये चार इसकी डाल्टन के सिद्धांत की क्या है, कमियां। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार डाल्टन ने 5 बात बताई, उनमें से ऐसी कौन सी बात है जो डाल्टन की 100% सही है। देखो मित्रों, उनमें से एक बात है, कौन सी बात है मैं बताऊं आपको। देखो डाल्टन ने यह कहा था ना कि रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल परमाणु भाग लेता है, अणु कभी भाग नहीं लेते। क्या लेता है, परमाणु। वो डाल्टन की बात एकदम 100% ठीक थी। देखो मैं पिछली स्लाइड में दिखा देता हूं, है ना। डाल्टन ने कहा था ना, ठीक है, पहली दूसरी है ना, तीसरी यहां नहीं लिखा था, अगली स्लाइड पर है। देखो इधर ध्यान देना, क्या कहा था डाल्टन ने कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ओनली कौन भाग लेता है, परमाणु। और मित्रों ये 100% सही बात है। कितने प्रतिशत है, 100% सही बात है। ये डाल्टन की एकमात्र 100% बात सही है, अन्य सभी बातों का खंडन हुआ है, ठीक है। ये तो था डाल्टन के सिद्धांत की बात है। और मित्रों अब हम बात करने वाले हैं, जैसे अपना जो परमाणु होता है उस परमाणु में पाए जाते हैं मूल कण, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अलावा पॉजिट्रॉन, मेसोन, इन तमाम मौलिक कणों की हम बात करने वाले हैं। इनका द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है, खोज किसने की, ये मतलब बेसिक जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। देखो मित्रों, अगर हम बात करें तो अब बात करने वाले हैं परमाणु के मूलभूत कणों की। किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु के मूलभूत कणों की। परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले मैं परमाणु के मूलभूत कणों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन की। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को E- से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, E- से हम डिनोट करते हैं। देखो मित्रों एक चीज बताऊं, यदि कोई भी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हमें आवेश को ट्रांसफर करना हो, क्या कहा मैंने कि यदि कोई भी एक वस्तु है उससे दूसरी वस्तु पर यदि हमें चार्ज को ट्रांसफर करना है, आवेश को स्थानांतरित करना है, तो उसके लिए हमेशा जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की तमाम जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। देखो मित्रों, पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले तो खोज की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी मित्रों जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। अगली बात सुनना, जबकि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था। देखो मित्रों, ये जनरल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। खोज और नामकरण अलग अलग वैज्ञानिक ने की थी। खोज जे थॉमसन ने किया था, जबकि इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने। अब आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। और मित्रों यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। इसलिए हम पहले किसका साइन लगा रहे हैं, माइनस का साइन। और ये आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम। आवेश का मात्रक हमेशा कुलाम होता है, और कुलाम में कभी भी सीबी नहीं लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत है मित्रों, ओनली सी लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम होता है। देखो मित्रों एक बात और ध्यान देना, इधर बताता हूं। यदि आपको ESU की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़े, ESU। देखो ESU आवेश का ही एक अन्य मात्रक है, ठीक है, मतलब स्थिर विद्युत आवेश इकाई बोलते हैं इसको, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इसको मित्रों अगर हम बात करें, एक ESU का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है, है ना, अपन
एक कुलाम के अंदर, कितने के अंदर, एक कुलाम बराबर कितना ESU होता है, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। और ये भी लगे हाथ ही ध्यान रखना, एक फेराडे आवेश का बड़ा मात्रक है, एक फेराडे बराबर 96,487 क्या होता है, कुलाम होता है। और एक कुलाम में कितना ESU होता है, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। बोलो एक बात हो, ये आवेश आपने किस में लिखा है, कुलाम में, और कुलाम को यदि आप ESU में कन्वर्ट करो तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना, -1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 3 गुणा 10 की घात 9 और आगे क्या लगा दोगे, ESU। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो अपने सामने ये आ गया -4.8 गुणा 10 की घात -10 कुलाम, सॉरी ESU आ गया, क्या आ गया, ESU। तो ये ESU में आवेश का चार्ज इतना होता है, कुलाम में इतना होता है, फेराडे में इतना होता है। नामकरण किसने किया, खोज किसने किया, हमने इतने एक बात की जानकारी प्राप्त की है। अगली स्लाइड पर मित्रों हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो मित्रों इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। देखो मित्रों यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं इसी को दूसरा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस कितना लिख सकते हैं, 28 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ग्राम में लिखा है अपन ने, किस में लिखा है, ग्राम में। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो जितना चार्ज पाया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, मिलिकन ने की थी। किसने की थी, मिलिकन ने। और अपनी कौन से प्रयोग में की थी, अपना एक प्रयोग किया था मिलिकन ने, तेल बूंद प्रयोग। कौन सा प्रयोग किया था, तेल बूंद प्रयोग। देखो मित्रों मैं लिख रहा हूं नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की हुबहू लाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन पर किसकी खोज, आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिलिकन ने, किसने, मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग से की थी। किसे की थी, तेल बूंद प्रयोग से की थी। ठीक है, तेल बूंद प्रयोग से की थी। ये बात थी मित्रों इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो मित्रों इलेक्ट्रॉन की जानकारी शायद आपको मिल गई। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब तक परमाणु उदासीन होता है, क्या कहा मैंने, जब तक परमाणु उदासीन रहता है तब तक उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा इक्वल रहती है। क्या कहा मित्रों मैंने कि जब तक परमाणु उदासीन रहता है तब तक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहती है, और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक की क्या रहती है, बराबर रहती है। आगे फिर से चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब दूसरा मौलिक कण की बात कर रहे हैं, दूसरे मूलभूत कण की बात कर रहे हैं, और दूसरा कण हम ले रहे हैं प्रोटॉन। क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन। देखो मित्रों यदि हम बात करें प्रोटॉन, पहली बात तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखो मित्रों मैं बताऊं, देखो हमको इनका खोज और नामकरण अलग अलग है, इसलिए अलग अलग तरीके से ही पढ़ना है। प्रोटॉन की खोज की बात करूं तो प्रोटॉन की खोज की थी मित्रों गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये लो। अब बात करें हम इसका नामकरण किसने किया, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो प्रोटॉन का नामकरण किया था मित्रों रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का क्या किया था, नामकरण किया था। अब मित्रों मैं बात कर रहा हूं तीसरे नंबर पर, प्रोटॉन की खोज किसने की, नामकरण किसने किया, यह हमें मालूम चल गया। अब है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। पहली बात तो मित्रों प्रोटॉन पर धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश, इसलिए पहले साइन किसका आएगा, प्लस का। और आवेश इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। अब इस कुलाम को ESU में कन्वर्ट करना मैं सिखा चुका आपको। और मित्रों अब हम बात कर रहे हैं आवेश के बाद में कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है।
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है मित्रों वो होता है 1.6726। देखो पूरी डाटा को देखो है ना, 1.6726 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, गुणा 10 की घात माइनस कितना किलोग्राम, 27 किलोग्राम होता है। आप मित्रों इसको कन्वर्ट करके ये भी बोल सकते हो कि इसका द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10 की घात माइनस 24 किलोग्राम भी, 24 ग्राम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं यह बता रहा हूं मित्रों, ठीक है, यदि अपन बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का मास मतलब कितना 1837, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। ये बात थी मित्रों अपने किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है। प्रोटॉन मैंने आपको समझा दिया। देखो मित्रों मैं ये कह रहा हूं जब तक परमाणु उदासीन है तब तक उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बराबर। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर रहती है, परमाणु क्रमांक की। यहां लिख रहा हूं मित्रों प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर रहती हैं। किसके बराबर रहती हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर रहती हैं, ठीक है, बराबर रहती हैं। ये बात थी मित्रों किसकी, प्रोटॉन की। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं मित्रों न्यूट्रॉन की। किसकी बात करने वाले हैं, न्यूट्रॉन की। तो देखो मित्रों यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखो आपको मैं बताऊं, न्यूट्रॉन की खोज और नामकरण एक ही वैज्ञानिक ने की थी और उसका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था, चैडविक। तो हम एक साथ ही लिख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज और नामकरण, ठीक है, एक ही वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। और खोज और नामकरण का श्रेय जाता है किसको, जेम्स चैडविक को। किसको जाता है, जेम्स चैडविक को। अब मित्रों बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है 0। कितना होता है, 0। या हम ये लिख सकते हैं न्यूट्रॉन निरावेशित कण है। कौन सा कण है, निरावेशित कण है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों तीसरे नंबर पर कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो मित्रों मैं बताऊं आपको, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6749। देखो ये डाटा देखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 था, इसका 49 है, गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब मित्रों इधर ध्यान देना, हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम कंपैरेटिवली बात करें कि इन तीनों में से, ठीक है, सबसे कम मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा होता है प्रोटॉन का, और उससे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का। यदि अपन को इन तीनों में कंपैरेटिवली पूछ ले, इनका हालांकि लगभग बराबर होता है लेकिन हल्का सा फर्क है। इसका 1.6749 है, उसका 1.6726 था प्रोटॉन का, इसलिए हमारे सामने ये द्रव्यमान का ये क्रम आता है। ये बात है किसकी, न्यूट्रॉन की। किसकी बात है मित्रों, न्यूट्रॉन की। अब इधर ध्यान दो, देखो मित्रों आपको एक बात बताऊं, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा नाभिक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, नाभिक में। और नाभिक का आकार मित्रों 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है। कितने कोटि का, 10 की घात माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है। और मित्रों नाभिक की जो खोज थी वो रदरफोर्ड ने की थी, अपने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से की थी, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं अन्य, मतलब एक, ये तो 3 मूलभूत कण हैं, इसके अलावा अन्य कण भी पाए जाते हैं नाभिक में। उनकी बात करें तो जैसे अपन अब 4 नंबर पर बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन की। देखो मित्रों मैं बताऊं आपको, पहली बात तो यह है कि इस पॉजिट्रॉन को दर्शाते कैसे हैं, E+ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, E+। इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, E- से, जबकि पॉजिट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, E+ से। अब बात आती है मित्रों
कि इस पॉजिट्रॉन के बारे में देखो, है ना, कुछ कुछ बात करते हैं। पहली बात तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी मित्रों सीडी एंडरसन ने। किसने की थी? सीडी एंडरसन ने। ठीक है, सीडी एंडरसन ने इसकी खोज की थी। अब बात आती है कि पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना होता है। मित्रों इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इस प्लस से आपको मालूम चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति और पॉजिट्रॉन के आवेश की प्रकृति हमेशा विपरीत होती है। अर्थात इसका आवेश होगा प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब बात आती है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी पॉजिट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन का होता है। 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ये बात थी मित्रों पॉजिट्रॉन के बारे में। और मैं यहीं पास में मैसोन के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। किसके बारे में चर्चा कर लेता हूं? मैसोन के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, अब बात कर रहा हूं इधर मैं मैसोन की। किसकी बात कर रहा हूं? मैसोन की। देखो मित्रों मैसोन को हम, है ना, म्यू 0 से या म्यू प्लस से या म्यू माइनस तीनों से दर्शाते हैं पहली बात तो। अब बात आता है कि मैसोन की खोज किसने की थी? तो मैसोन की खोज मित्रों युकावा ने की थी। किसने की थी? युकावा ने की थी। अब बात आती है मैसोन, मतलब मैसोन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से तो क्या होता है मित्रों? ज्यादा। मैसोन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा। बट किससे कम होता है? प्रोटॉन से क्या होता है? कम होता है। प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है, ये शायद आपको मैसोन की बात समझ में आई होगी। देखो मित्रों ये थे परमाणु के कुछ कणों की बातें। 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मित्रों हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पीशीज की, परमाणुीय प्रजातियों की। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक स्पीशीज की। किसकी बात कर रहे हैं? एटॉमिक स्पीशीज की। ठीक है, और यदि मित्रों एटॉमिक स्पीशीज की बात करें, मतलब परमाणुीय प्रजातियों की। ठीक है, परमाणुीय प्रजातियां। देखो परमाणुीय प्रजातियों में हम क्या क्या पढ़ने वाले, पहले एक बार ये बता देता हूं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैसे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक, आइसोटोप्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे समभारिक, आइसोबार के बारे में। फिर पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। फिर पढ़ेंगे हम सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर पढ़ेंगे मित्रों हम आइसो स्टर्स की बात। फिर पढ़ेंगे हम आइसोडाइफर्स की बातें। ये तमाम बातें हम अब करने वाले हैं परमाणुीय स्पीशीज के अंदर। मित्रों सबसे पहले मैं बता रहा हूं समस्थानिक की बात। किसकी बात बता रहा हूं? समस्थानिक। पहली परमाणुीय स्पीशीज अपने सामने है आइसोटोप। क्या है? आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप, इसको कहें तो समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक। देखो मित्रों इधर समस्थानिक की बात समझते हैं। समस्थानिक क्या होता है मैं बताता हूं। देखो मित्रों जैसे जो तत्व होता है वो किससे बनता है? वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से। तो समस्थानिक के लिए समझते हैं कि समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के, मतलब एक तत्व में कई परमाणु होते हैं। तो समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम रहता है। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। देखो मित्रों परिभाषा में लिखता हूं कि एक ही तत्व के, है ना, या नीचे लिख देता हूं, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, बट परमाणु भार अलग अलग आइसोटोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
आइसोटोप कहलाते हैं। देखो मित्र क्या कहा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम रहते हैं बट परमाणु भार क्या रहता है, अलग अलग, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। देखो मित्रों इधर मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। और सोडियम का है ना, एक तो ये और एक ये 24। देखो सोडियम 11 और ये सोडियम 11, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु है ना, अच्छा, लेकिन इनका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। एक ही तत्व के परमाणु है, इनका परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। देखो जैसे नेक्स्ट पेज पर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक देखते हैं, किसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के क्या देखते हैं, समस्थानिक। यहां से क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखो इधर ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ये होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। देखो मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। समस्थानिक की डेफिनेशन हमने यही कही थी ना कि एक ही तत्व हाइड्रोजन एक ही है, उसके भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक सबका सेम है, परमाणु भार सबका क्या है, अलग अलग, यही अपनी डेफिनेशन थी। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 को बोलते हैं मित्रों क्या, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। और 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। और 1H3 का नाम होता है ट्राइटियम, क्या होता है, ट्राइटियम होता है। देखो हम बात करते हैं, इसका नाम होता है ट्राइटियम। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे पहले तो मैं एक एक बात बता रहा हूं, एक एक बात नोट भी करवाऊंगा। देखो मित्रों हाइड्रोजन का जब ट्राइटियम समस्थानिक होता है वो एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है, रेडियोधर्मी समस्थानिक। और ट्राइटियम का जो उपयोग होता है वो भूमिगत जल की पता लगाने के लिए किया जाता है। और बात करें ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम का जो यूज होता है वो बाहरी जल का निर्माण करने में होता है, D2O का निर्माण करने में ड्यूटेरियम का यूज होता है। इसके अलावा मैं कुछ समस्थानिक की और बात करता हूं, जैसे मित्रों 92 यूरेनियम 238 समस्थानिक का उपयोग है अपने पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में करते हैं। और जैसे मित्रों कार्बन मतलब 6 कार्बन 14 का यूज है अपन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। इसके अलावा हम बात करें मित्रों तो आयोडीन 131 जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग हम थायराइड के उपचार में करते हैं। और इसके अलावा बात करें सोडियम 24 का उपयोग हम किस में करते हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन करने में करते हैं, रक्त परिसंचरण का अध्ययन करने में करते हैं। ये तमाम चीजें मैं बोर्ड पर लिखता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि ये ट्राइटियम है, ये कैसा समस्थानिक है, ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कैसा समस्थानिक है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। अगली बात ये लिख रहा हूं कि इसका जो यूज होता है वो यूज होता है मित्रों भूमिगत जल की जांच, भूमिगत जल का पता लगाने में। किसमें होता है, भूमिगत जल का पता लगाने में, भूमिगत जल का पता लगाने में इसका क्या होता है, यूज होता है। अब बात कर रहा हूं मित्रों ड्यूटेरियम का। ड्यूटेरियम का यूज होता है भारी जल, और भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। भारी जल D2O के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में, D2O के निर्माण में इसका यूज होता है। इसके अलावा सुनो, देखो मित्रों आपको एक बात तो देखो हर एक तत्व के पास क्या रहता है, न्यूट्रॉन होता है। देखो एक बार बोर्ड पर इधर ध्यान देना। देखो मित्रों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी तत्व को यदि रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बता रहा हूं, ठीक है, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए। यदि किसी भी एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे किया जाता है। ये अक्ष का मतलब तो है मित्रों तत्व का संकेत या प्रतीक। क्या है, तत्व का संकेत या प्रतीक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं
कि इस अक्ष के चरणों में हमेशा परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड क्या है? यह है एटॉमिक नंबर। अरे क्या है मित्रों? एटॉमिक नंबर। इसके शीर्ष पर चाहे आप इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, ये ए लिखा जाता है और ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। क्या होता है मित्रों? एटॉमिक मास होता है। ठीक है, ये देखो मित्रों, जैसे हम एक तत्व लिखते हैं हमने है ना, और इसके अलावा एक सूत्र और याद रखना। देखो मित्रों, परमाणु कैसा होता है, मैं एक बार संरचना बनाने की कोशिश करता हूं। ये तो होती है परमाणु में नाभिक, और ये बाहर निश्चित कक्षाएं होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो मित्रों, इधर ध्यान देना, नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और बाहर निश्चित कक्षाओं में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर ध्यान देना, देखो न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। किसका कोई आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन का हम पढ़ चुके अच्छे से, निरावेशित कण है। तो नाभिक का आवेश कैसा होता है? नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं, देखो ना, ये अपनी नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने के उतने क्या होंगे? प्रोटॉन। और जब तक ये परमाणु उदासीन है तब तक इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब बात कर रहे हैं कि परमाणु का द्रव्यमान ए कितना होता है, ये एटॉमिक मास कितना होता है। ये मित्रों देखो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य मानते हैं। कितना मानते हैं? नगण्य मानते हैं। ये ए का मान हमेशा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। हमेशा हम किसको बताते हैं? ए को बताते हैं। किसको बताते हैं? ए को। अब देखो लास्ट स्लाइड पर चलना। देखो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, यदि हम इस प्रोटियम की बात करें तो इस प्रोटियम की कुछ बात करते हैं। पहली बात तो ये बताओ, इसका परमाणु क्रमांक जेड का मान कितना आएगा? तो क्या? एक आएगा। कितना आएगा? एक ही। इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी बोलोगे? जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने के उतने इसके प्रोटॉनों की संख्या होगी। चलो मित्रों, फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि इसके ए का मान कितना दे रखा आपको? तो इसका ए का मान भी आपको एक दे रखा है। अब मित्रों मैं पूछ रहा हूं इसके न्यूट्रॉनों की संख्या, एन की संख्या। तो एन क्या होता है? अभी तो हम यहाँ पीछे वाली स्लाइड पर बात कर रहे थे कि ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो ए माइनस आपको क्या बोलोगे? पी बोलोगे। तो बोलो मित्रों, बताओ ए कितना है? ए एक है। ए एक है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? फिर से एक है। इसलिए प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 0। पूरी अपनी पीरियोडिक टेबल में एकमात्र एक तत्व है, हाइड्रोजन है, और उसका प्रोटियम है। ठीक है, प्रोटियम समस्थानिक की, जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है? 0 रहती है। कितनी रहती है? 0 रहती है। यह अपवाद स्वरूप याद रखना है। ठीक है, अब बात कर रहा हूं, देखो ये समस्थानिकों की बात कर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पर जो चर्चा की वो भी शायद आपको समझ में आ गई होगी। इससे नेक्स्ट स्लाइड पर मैं कुछ और अच्छी बातें समस्थानिक के बारे में लिखता हूं। ठीक है, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों कि 92 यूरेनियम 238 का यूज किसमें करते हैं? देखो ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं ऐसी बातें। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। किसमें किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, इसका है ना, ज्ञात करने में। अब बात आता है दूसरी, ये तो 92 यूरेनियम 238 की थी बात। अब आता है आयोडीन 131 का यूज। किसका यूज मित्रों? आयोडीन 131 का जो यूज होता है ये मित्रों थायराइड के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है? थायराइड के उपचार में किया जाता है। ठीक है, किसके उपचार में? थायराइड के उपचार में इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है कि सोडियम 24 का, है ना, एक बार कार्बन 14 का कर ले। कार्बन 14 का यूज, तो कार्बन 14 का यूज मित्रों जीवाश्म या फोसिल्स की एज ज्ञात करने में किया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। किसकी आयु ज्ञात करने में? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, और जिस विधि का यूज करते हैं जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, उस विधि का नाम होता है मित्रों
कार्बन डेटिंग विधि। कौन सी विधि होता है? कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं, ठीक है। और इस विधि के बारे में लिविंग ने बताया था। किसने बताया था? लिविंग ने बताया था। अब बात आती है कार्बन 14 के अलावा हम बात करें कि सोडियम 24 का 11 सोडियम 24 का यूज किसमें किया जाता है? का यूज ब्लड सर्कुलेशन के, है ना, नीचे लिख देता हूं इधर, ठीक है। का यूज किस में किया जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन में किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन में किया जाता है। अध्ययन में देखो, ये कुछ समस्थानिक के बारे में बातें थी जो शायद आपको ध्यान होना चाहिए। अब मित्रों नेक्स्ट स्लाइड में देखो, समस्थानिक की बात कंप्लीट हो गई। समस्थानिक के लिए इतनी सी परिभाषा थी मित्रों। क्या परिभाषा थी? कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो बट परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट समस्थानिक का यूज भी देखा। अब बात कर रहा हूं नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशीज की, वो है समस्थानिक के बाद में समभारिकी, ठीक है, जिसको आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। आइसोबार की बात कर रहा हूं। आइसोबार कहूं मैं मित्रों या समभारिक कहूं, बात एक ही है। अब मैं बात कर रहा हूं समभारिक की, कि समभारिक क्या कहलाते हैं। देखो मित्रों, मैं बताऊं आपको, देखो समभारिक क्या होता है, ठीक है। मतलब भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो, तत्व ही भिन्न हो गया तो परमाणु क्रमांक तो भिन्न होना ही है। भिन्न तत्व के, है ना, परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो लेकिन परमाणु भार सेम हो, क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसका भी देखते हैं। क्या डेफिनेशन बोली मैंने? कि भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो बटे भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो बटे परमाणु भार सेम हो। परमाणु भार क्या हो? सेम हो। समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। देखो मित्रों, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। भिन्न तत्व, देखो इधर ध्यान देना बोर्ड पर। जैसे मैं एक तत्व ले रहा हूं मित्रों, ठीक है, एक तत्व है जैसे अपना, है ना, पोटेशियम। पोटेशियम कितने नंबर पर आता है मित्रों? 19 नंबर पर, और इसका परमाणु भार होता है 39, ठीक है। एक दूसरा तत्व ले रहा हूं, ठीक है, ऑर्गन। ऑर्गन कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 39। अब मित्रों इसको देखो और बताओ, बोलो एक बात बताओ मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि भिन्न तत्व के परमाणु, बोलो इधर पोटेशियम का परमाणु है, इधर ऑर्गन का परमाणु है, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न है, इसका 19 है, इसका 18 है, लेकिन इनका परमाणु भार दोनों का 39 है। क्या? यही तो परिभाषा में लिखा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो बट परमाणु भार सेम हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। देखो मित्रों, ये था समभारिक का, और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अब समभारिक की बात हो गई। अब समभारिक के बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक की। किसकी बात कर रहे हैं? सम न्यूट्रॉनिक की, ठीक है, कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। अब तो अच्छे से जान गए, है ना, मतलब वह श्रृंखला जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? सेम। अर्थात मैं शॉर्ट में लिख दूं, है ना, कि सम न्यूट्रॉनिक की, है ना, वह श्रेणी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? सेम हो। क्या कहलाती है? सेम हो, ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। देखो मित्रों इधर ध्यान देना।
अब मैं बात कर रहा हूं इसके एग्जाम्पल की। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सिखाई दिया, क्योंकि A बराबर P प्लस N होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो आप A माइनस क्या कर सकते हो, प्रोटोन कर सकते हो। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं मित्रों, 11 नंबर पर सोडियम आता है, इसका A होता है 23। कितना होता है, 23। और इधर लिख रहा हूं मैं दूसरा मैग्नीशियम, कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, इसका A होता है 24। कितना होता है, 24। अब मित्रों इनके बारे में करते हैं कुछ चर्चा। पहली बात तो इसका Z बता दो। ठीक है, Z कितना था आया, ठीक है, इन दोनों का ही लिखते हैं। इसका Z कितना है, 11, इसका कितना है, 12। ये लो लिख दिया। फिर बता दो मेरे को इसके P की, तो P भी सेम आएगा, 11 और 12। फिर बता दो इसके A की बात, तो A कितना है इसका, 23, और इसका A कितना है, 24। अब बता दो मेरे को इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यदि A में से P निकालती हो तो न्यूट्रॉन आते हैं, 23 में से 11 निकालेंगे तो कितने आएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, 12। और यदि 24 में से 12 निकालेंगे तो कितने आएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, 12। अब मित्रों इसको देखकर बताओ आप मुझे, क्या इस श्रेणी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है क्या? हाँ बिल्कुल, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, इसलिए कौन सी श्रेणी कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, सम। ये तीसरी श्रेणी हो गई, अपनी तीसरी एटॉमिक स्पीसीज हो गई। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी आपको शायद समझ में आ गई होगी। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये थी सम न्यूट्रॉनिक। अब मैं बात करूंगा मित्रों सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की, सम इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, अब अपनी श्रेणी का नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। बहुत आसान है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सच्चे रहते हैं। वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। अब देखो मित्रों इधर ध्यान देना, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की मैं यदि बात करूं तो मित्रों बात यह है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे इधर ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं मित्रों कार्बन -4। कितना लिख रहा हूं, कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2। ठीक है, और फ्लोरीन -। ठीक है, और इसके आगे क्या आएगा, है ना, और इसके आगे लिख रहा हूं नियोन। क्या लिख रहा हूं, नियोन। अब इधर मेरे को नीचे आप बताना इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या बताना, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो मित्रों आपको बहुत अच्छे से समझा चुका, वापस सुन लो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने के उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। और यदि परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और यदि परमाणु धनावेशित हैं तो धनावेश का मान जितना है उतना का उतना उसी प्रोटॉनों की संख्या में से कम करने पर हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यदि परमाणु ऋणावेश हैं तो जितना मान ऋणावेश का है उतना उस प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ने पर वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है। और मित्रों आपके सामने इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो बोलो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। एक बात हो, जितना ऋणावेश है वो जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 6 में 4 जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 10। अब आगे और बताना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसके ऊपर कितना ऋणावेश है, -3। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10।
ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 -2 है, तो वो जोड़ने पर कितना आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। और फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है 10 पर, कितना ऋणावेश है 1, तो कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10। नियोन कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर। नियोन कैसा है उदासीन, उदासीन होता है, उसमें जितने परमाणु क्रमांक है उतने के उतने प्रोटॉन और उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें कितना होगा 10। तो मित्रों एक बात तो इस सीरीज को देख करके, क्या सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है क्या? हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इसलिए यह श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाई? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाई। देखो मित्रों इधर बहुत स्टैंडर्ड लेवल की एक बात और लिख रहा हूं, वो बात जरूर ध्यान रखना। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आकार घटता है। क्या कहा मित्रों? देखो बहुत अच्छी बात है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? समय इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ही, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार घटता है। क्या कहा? यह सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। अब देखो इस सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में इधर से इधर जाने पर बोलो ये कार्बन कितने पर था 6 पर, ये 7, ये 8, ये 9, ये कितने पर 10 पर। बोलो एक बात, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें इधर जाने पर एटॉमिक साइज, कौन सी साइज? एटॉमिक साइज या परमाणु आकार का मान क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, या फिर क्या बोलेंगे अपन, कम हो रहा है। यह बात है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की। कौन सी श्रेणी की बात है मित्रों? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की बात है। शायद आपको सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का। जैसे मित्रों मैं लिख रहा हूं Na+ Mg+2, जैसे मैं लिख रहा हूं है ना Al+3, ठीक है, 3 ही तत्व लेते हैं। जब अपन इधर से इधर जाते हैं तो बोलो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है क्या? कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, है ना 11 नंबर पर आता है 11, लेकिन +1 आ रहा है इसलिए 1 कम करेंगे इसलिए 10 है। मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है 12 पर, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 है। एल्यूमिनियम कितने पर आता है 13 पर, बट ऊपर +3 है इसलिए कितना बचा? ये 10 बचा। इधर से इधर जाने पर एटॉमिक साइज क्या होगी? एटॉमिक साइज कम होगी। क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि ये 11 पर आ रहा है, ये 12 पर आ रहा है, ये कितने पर आ रहा है 13 पर। ये थी अपनी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब मित्रों देखो कौन कौन सी श्रेणी पढ़ ली। सबसे पहले समस्थानिक पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था? समस्थानिक के बाद में संभारिक पढ़ा था, और संभारिक के बाद में क्या पढ़ा अपने? सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब 5वीं श्रेणी में आपको बताने जा रहा हूं। और मित्रों 5वीं श्रेणी का नाम है ना 5वीं श्रेणी, ठीक है। एक बार इसी स्लाइड पर 5वीं श्रेणी लिखने की कोशिश करते हैं। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, 5वीं श्रेणी मैं यहां नीचे लिख रहा हूं। 5वीं श्रेणी का नाम है मित्रों आइसोस्टर्स। क्या नाम है? आइसोस्टर्स है। अब बात करें आइसोस्टर्स की। किसकी? आइसोस्टर्स की। तो आइसोस्टर्स कौन सी श्रेणी होगी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरली इसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसी श्रेणी है आइसोस्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम हो, जिसमें परमाणुओं की संख्या भी सेम हो अणुओं में। ठीक है, क्या कहा मित्रों? ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या क्या रहती है? सेम रहती है, सेम रहती है। क्या कहलाता है? आइसोस्टर्स कहलाता है। देखो मित्रों आइसोस्टर्स का जो एग्जाम्पल है वो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, आइसोस्टर्स का जो एग्जाम्पल है वो यहां लिख रहा हूं। एक बार ध्यान देना बोर्ड पर आइसोस्टर्स का एग्जाम्पल की। देखो जैसे मैंने लिखा N2, क्या लिखा? N2
और CO क्या आइसोस्टर्स है क्या? देखो मित्रों, पहली बात तो यह है, जो भी श्रेणी आइसोस्टर्स होगी वो पहले सम इलेक्ट्रॉनिक होगी, और तमाम वो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जिनमें परमाणु की संख्या सेम होती है वो क्या कहलाती हैं? आइसोस्टर्स कहलाती हैं। तो N2 और CO को पहले तो ये देखो, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बोलो, नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं? 2। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 2 में कितने हो गए? 14। अच्छा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उदासीन है 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। 6 और 8 कितने हो गए? 14। तो पहली बात तो कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब ये आइसोस्टर्स तो तब होगा जब इसमें परमाणुओं की संख्या भी सेम होगी। N2 के अंदर, किसके अंदर है? N2 की बात करें तो N2 में परमाणु कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 नाइट्रोजन के। और CO में परमाणु कितने हैं? एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो कितने हो गए? 2। इसलिए ये क्या है? इसलिए मित्रों ये आइसोस्टर्स हैं। क्या है? आइसोस्टर्स। मैं एक दूसरा एग्जांपल और लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है? यहां देखिए, बताना ये भी आइसोस्टर्स है क्या? इधर तो लिखा मैंने H2O, क्या लिखा? H2O, और इधर लिखा मैंने CH4, क्या लिखा? CH4। क्या ये आइसोस्टर्स है? अब चलो पढ़ते हैं और बताते हैं। पहली बात तो ये देखो मित्रों, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 8। तो 2 तो हाइड्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। CH4 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन के पास कितना? 1। कितने हाइड्रोजन है CH4 में? 4। इसलिए कितने हो गए? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इधर, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब आइसोस्टर्स तो तब होगा जब क्या हो, ये इसमें परमाणु की संख्या सेम। H2O में कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, टोटल कितने परमाणु? 3। अच्छा, CH4 में कितने परमाणु हैं? 1 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, इसलिए कितने परमाणु हैं? 5। इस H2O में कितने परमाणु हैं? 3। और CH4 में कितने परमाणु हैं? 5। क्या परमाणु की संख्या 3 और 5 सेम है? नहीं है। इसलिए मित्रों हम ये कहेंगे कि ये हमारी कौन सी श्रेणी नहीं है? आइसोस्टर्स नहीं है। ऊपर वाला एग्जाम्पल आइसोस्टर्स का है, ये नहीं है। अगली नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट एटॉमिक स्पीसीज की बात करने वाला हूं, और मित्रों वो स्पीसीज का नाम है आइसोडायपर। क्या है? आइसोडायपर है, ठीक है? आइसोडायपर। आइसोडायपर के लिए मित्रों मैं लिखूं तो यह है कि वह श्रेणी या ऐसी कोई सीरीज जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉनों की संख्या हमेशा सेम रहती है। क्या लिखा? देखो मित्रों इधर ध्यान देना, ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें n-p ऑलवेज सेम रहता है। आइसोडायपर्स कहलाते हैं, ठीक है? देखो इधर एग्जाम्पल देखना मित्रों, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं 92 यूरेनियम 238, ठीक है? इधर एग्जाम्पल बता रहा हूं दूसरा थोरियम 90 थोरियम 234 है। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इनके प्रोटोनों की संख्या, सबसे पहले तो इसका ए लिखते हैं, ठीक है? इसका ए कितना है? इसका 238 है। इसका कितना है? 234 है, ठीक है? अब बात करते हैं ए लिखने के बाद में इसका जेड मतलब प्रोटोनों की संख्या लिखते हैं। प्रोटोन कितने हैं मित्रों? इसमें 92 है और इसमें कितने हैं? 90। अब हम लिखते हैं इनके न्यूट्रॉनों की संख्या, और यदि इसके न्यूट्रॉनों की संख्या लिखे तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? ए में से घटाएंगे तो ये कितने आ गए? 6। 23 में से 9 घटाएंगे कितने आ गए? 14, 146 है। और इधर अगर करें तो इधर कितना आ गया? 144 है। और मित्रों हमें क्या ज्ञात करना है? इनका नीचे है ना, देखो यहां अपन को ज्ञात करना है n-p, न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या। यदि 146 में से 92 निकालते हैं तो कितना बचा? 4, ठीक है? और 5 54, और 144 में से 90 निकालते हैं तो भी कितना बचा? 54। बोलो एक बात, तो n-p और n-p दोनों में सेम आ रहा है क्या?
इसलिए आइसोडाइपर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? आइसोडाइपर। शायद आपको समझ में आ गया होगा मित्रों, आइसोडाइपर एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें n माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है। देखो मित्रों, आज की अपनी क्लास में सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि परमाणु की खोज किसने की, फिर अपन ने देखा था परमाणु के लिए सबसे पहले सिद्धांत, है ना, अनेक दार्शनिकों ने भी बात की, लेकिन सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी थी। फिर अपन ने बात की थी इसकी कमियां क्या रही, फिर अपन ने मित्रों बात की कि भाई इसके मूलभूत कण कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन की बात की। इसके अलावा मित्रों अपन ने बात की एटॉमिक स्पीशीज की, और ये अपने सामने सबसे पहले समस्थानिक की बात की, फिर संभारिक की बात की, फिर अपने सम न्यूट्रॉनिक की बात की, फिर मित्रों अपने सम इलेक्ट्रॉनिक की बात की। इसके बाद में अपने आइसोस्टर्स की बात की। इसके बाद में अपने आइसोडाइपर्स की बात की। ये तमाम बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, और आगे की अपनी चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।